Good morning, students. Welcome to my channel Fatafat Education, and today we will discuss the NCERT in-text questions, Chapter 6, Life Processes, Class 10th Science. Moving to first question, why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirements of multicellular organisms like humans? अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो क्या होता है, सिर्फ सिंगल सेल के अंदर ही ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मींस बहुत सारे सेल्स जिसमें होते हैं उस ऑर्गेनिज्म में, उसमें जो डिफ्यूजन है वो इनसफिशिएंट है क्योंकि डिफ्यूजन एक तो स्लो प्रोसेस है। फिर सेल टू सेल वाया डिफ्यूजन अगर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा तो हमारी नीड्स पूरी तरह नहीं होंगी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। इसीलिए जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे ह्यूमन बॉडी है वो एक तो बहुत बिग है बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ सेल्स इन इट, तो उसको बहुत सारा ऑक्सीजन चाहिए डिफ्यूज होने के लिए और जल्दी डिफ्यूज होना चाहिए ताकि ऑक्सीजन रिक्वायर मीट हो जाए, जो कि डिफ्यूजन से नहीं हो पाता है बिकॉज डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है। तो डिफ्यूजन का जो स्लो प्रोसेस है उसके वजह से जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो इनसफिशिएंट रह जाती है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। Moving to next question, what criteria do we use to decide whether something is alive? तो अगर कोई चीज alive means जिंदा, अगर कोई चीज जिंदा है तो हम कैसे पता लगाते हैं? उसकी मूवमेंट से, कि वो वॉक कर रहा है या ब्रीथ कर रहा है या ग्रोथ शो कर रहा है, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई चीज अलाइव है या डेड। लेकिन बहुत सारी ऐसी लिविंग थिंग्स हैं जो विजिबल चेंजेस नहीं शो करती हैं, जो हमारी नेकेड आई को विजिबल नहीं होती है। इसीलिए जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो एक फंडामेंटल क्राइटेरिया है किसी भी चीज को डिसाइड करने के लिए वेदर इट इज अलाइव। मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिजम्स? तो जो रॉ मटेरियल्स हैं वो जनरली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स जो है वो रेडीमेड फूड इनटेक करता है। ऑटोट्रॉफ्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, वाटर, ऑक्सीजन से यूज करके अपना रॉ मटेरियल से यूज करके अपना फूड बनाता है। ठीक है, हेटेरोट्रॉफ्स मीन्स ह्यूमंस, ऑटोट्रॉफ मीन्स मोस्ट ऑफ द प्लांट्स। मूविंग टू क्वेश्चन 4, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? तो अभी हमने पता किया था कि अलाइव चीज के लिए लाइफ प्रोसेसेस बहुत एसेंशियल है। तो मेन लाइफ प्रोसेसेस जो एक एसेंशियल है वो है हमारे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन मीन्स फूड इनटेक, फूड को प्रोसेस करना, दैट इज न्यूट्रिशन। रेस्पिरेशन मीन्स जो फूड इनटेक हुआ है उसको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज करना, दैट इज रेस्पिरेशन। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स जब जो एनर्जी आई है, जो एब्जॉर्ब फूड पार्टिकल्स हैं वो वाया ब्लड हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं जिससे बॉडी को एनर्जी मिलती है। एक्सक्रीशन मीन्स बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं, जो एक्यूमुलेट करते हैं ब्लड में, वो वाया किडनी या वाया जो हमारा बॉडी है फंक्शनिंग है उसके थ्रू हमारे बॉडी से बाहर जाते हैं, उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स जब कोई सेल्फ सिंथेसाइज करता है फूड। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स जो कोई फूड अपना खुद से नहीं सिंथेसाइज कर सकता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक CO2, वाटर को यूज करके अपना फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो खुद से सिंपलर इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं और वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो मोस्टली ग्रीन प्लांट्स या ब्लू ग्रीन एल्गे शो करता है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑल द एनिमल्स, कुछ बैक्टीरिया और फंगाई, वो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं बिकॉज वो किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने फूड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। मूविंग टू क्वेश्चन 2, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल्स क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। अब प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर से लेते हैं वाया स्टोमेटा। वाटर जो है प्लांट्स के रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से और फिर उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं लीव्स तक, क्योंकि लीव्स के अंदर ग्रीन है, ग्रीन पार्ट के अंदर हमारा क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट हमें सिर्फ ग्रीन एरियाज ऑफ प्लांट में मिलता है। सनलाइट जो है लीव्स डायरेक्टली लेती हैं सन के थ्रू। ये जो चारों चीजें हैं वो एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो प्लांट्स है वो अपना फूड बनाते हैं जो कि ग्लूकोज है। मूविंग टू क्वेश्चन 3, व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टमक?
अब एसिड, आपको पता है HCl रिलीज होता है हमारे स्टमक में, तो HCl क्या करता है, HCl हमारे स्टमक में इसीलिए नेसेसरी है, एक तो जो एंजाइम है पेप्सिन, उसके लिए उसको एक्टिवेट करना होता है। पेप्सिन एक इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, पेप्सिन को एक्टिवेट करके ही हमारे फूड का डाइजेशन हो सकता है स्टमक में। जो HCl है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है अगेंस्ट वेरियस डिजीजेस कॉजिंग पैथोजेंस। जो क्या कहते हैं बैक्टीरिया होते हैं, जो अनहेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, उनको जो है ये हमारे लिए एक बैरियर बना देते हैं हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमें स्टमक में इन्फेक्शंस नहीं हो पाते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन 4, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो जो हम फूड इंटेक करते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से बना होता है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, उस फूड को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, ताकि वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए हमारे इंटेस्टाइन्स में और ब्लड के थ्रू जो उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाए और सारे बॉडी ऑर्गन्स को एनर्जी मिल जाए। तो जब तक वो फूड हमारा जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो प्रॉपरली सिंपलर मॉलिक्यूल्स में होके एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। मूविंग टू क्वेश्चन 5, How is the small intestine designed to absorb digested food? अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर सिर्फ डाइजेशन होता है फूड का, ठीक है, मीन्स क्या कहते हैं वो एब्जॉर्ब करता है। तो कैसे वो एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है एक मैक्सिमम एरिया प्रोवाइड करता है एब्जॉर्प्शन का डाइजेस्टेड फूड का, जिसके बाद वो ब्लड में ट्रांसफर होके ऑल ओवर द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसके लिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग है उसके अंदर बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जिसको विलाई बोलते हैं। तो जो वो विलाई है वो एक तो सरफेस एरिया इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन का, दूसरा वो रिचली सप्लाइड है ब्लड वेसल्स के लिए जो एब्जॉर्ब फूड को लेके जाती हैं बाकी सारे सेल्स में। तो इसीलिए जो विलाई है क्योंकि वो रिचली सप्लाइड है ब्लड वेसल से, तो ब्लड वेसल्स के रिचली सप्लाई होने की वजह से जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है वो इजीली सर्कुलेट हो जाता है ऑल ओवर द बॉडी और उससे एनर्जी मिलती है। मूविंग टू क्वेश्चन 1, what advantage over an aquatic organisms does a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen for respiration? अब जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उसको जो ऑक्सीजन इनटेक करना है वो वाटर के थ्रू करना है। तो जो वाटर है उसके अंदर ऑक्सीजन का जो कंटेंट रहता है वो बहुत कम रहता है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर इन द एयर। तो उसके वजह से जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। लेकिन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ऑक्सीजन को ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट से लेते हैं थ्रू रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, और उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स भी रहता है। इसके वजह से क्योंकि ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट में से ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स का जो ब्रीदिंग रेट रहता है वो कम रहता है एज कम्पेयर टू द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, एंड दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स ओवर द aquatic organisms. Moving to question 2, what are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organisms? अब हम देखते हैं कि ग्लूकोज जो फूड होता है ऑर्गेनिज्म का वो कैसे एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो वो रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब हमें पता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है, एरोबिक या एनारोबिक। तो अब हम पहले देखते हैं ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टू फॉर्म पायरोवेट इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, पायरोवेट का फर्दर ब्रेकडाउन रहता है डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिजम्स, जिसकी वजह से हम एरोबिक या एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो क्या होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, एनारोबिक रेस्पिरेशन यीस्ट में टेक प्लेस करता है, जिसके वजह से जो पायरोवेट है वो फॉर्म करता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड एज एंड प्रोडक्ट्स। क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन मींस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर, तो पायरोवेट इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। एरोबिक रेस्पिरेशन मींस ऑक्सीजन है बहुत सारा, तो पायरोवेट जो है कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है टू गिव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 एंड वाटर विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसीलिए हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन में एज कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। अब अगर हम बात करें लैक ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स वो इंसान जो वो है वो करता तो एरोबिक से ही है, लेकिन जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है तो एनारोबिक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन जो है वो जनरली बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करने से मसल सेल्स के अंदर आ जाती है। तो मसल सेल्स के अंदर ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन जो पायरोवेट है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन की वजह से मसल क्रैम्प्स हो जाती हैं। अब हम इसका एक फ्लो चार्ट देखते हैं जिससे और अच्छे से समझ आएगा। तो ग्लूकोज जो एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है साइटोप्लाज्म के अंदर पायरोवेट के अंदर को कन्वर्ट होता है, दैट इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। पायरोवेट फर्दर ब्रेक डाउन होता है
वेदर इट टेक्स द कंप्लीट फूड जो है वो कंप्लीटली वो हो जाता है, और फिर जो है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो पार्शियली डिकम्पोज होता है। तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो कि यीस्ट के अंदर होता है, तो पायरुवेट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इथेनॉल फॉर्म करता है, CO2 और एनर्जी। जो एनर्जी है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में वो एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन बहुत कम होती है। अब हम बात करते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन की, जो कि मसल सेल्स में हो जाता है। तो पायरुवेट जो है वो लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है। जब बहुत ऑक्सीजन रहता है तो ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो पायरुवेट फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, जो कि सराउंडिंग सेल्स जो हैं अपना क्या कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को करने के लिए वो ये एनर्जी यूटिलाइज करते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन 3, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स? तो जो ऑक्सीजन है वो बेसिकली हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। हीमोग्लोबिन जो है ब्लड, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करके वो फर्दर उसको ट्रांसपोर्ट करता है टू द टिश्यूज विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन। ठीक है, अब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सॉल्युबल है, मतलब वो ज्यादा सॉल्युबल है वाटर में, तो वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है बॉडी टिश्यूज में इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म, हमारे ब्लड प्लाज्मा में रहता है, और ब्लड प्लाज्मा जो है लंग्स में हमारे CO2 को दे देता है। वहां जो CO2 है वो डिफ्यूज आउट होता है बाहर हमारे बॉडी से थ्रू लंग्स। Moving to question 4, how are the lungs designed in human beings to maximize the area for exchange of gases? तो अब हम लंग्स का वो देखते हैं कैसे एनाटमी है लंग्स की। तो जो लंग्स हैं वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मतलब जो उनका एयर पैसेज है वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं स्मॉल ट्यूब्स में, जिसको ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई फर्दर क्या कहते हैं डिवाइड होते हैं ब्रोंक्यूल्स में। जो ये ब्रोंक्यूल्स हैं वो टर्मिनेट होते हैं बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको एल्वियोलाई बोलते हैं। एल्वियोलाई लंग्स में प्रेजेंट होते हैं और जो है वो मैक्सिमम सरफेस जो है एब्जॉर्प्शन देते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। एल्वियोलाई के पास थिन वॉल्स होती हैं, जिसके पास बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव नेटवर्क रहता है ब्लड वेसल्स का, जो हेल्प करता है फर्दर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर। तो दिस द मेन थिंग इज द एल्वियोलाई विच इज रिच इन द एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स विच हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the components of the transport system in human beings? What are the functions of these components? तो पहले हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट कंपोनेंट है हार्ट, सेकंड कंपोनेंट है ब्लड, थर्ड कंपोनेंट है ब्लड वेसल्स। अब हम इसके फंक्शंस देखते हैं। तो हार्ट बेसिकली जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, फर्दर वो लंग तक उसको पंप करता है, जहां लंग, क्योंकि हमारा लंग जो है रिच इन ऑक्सीजन है, तो वो उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करके वापस हार्ट में भेजता है, और हार्ट फर्दर पंप करता है टू द अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ब्लड का क्या फंक्शन है? ब्लड बेसिकली ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स और नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया। ब्लड के अंदर क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल्स रहते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, तो वो हमें फर्दर प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शन से और हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। तो ब्लड वेसल्स ही हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं, जिसके थ्रू पुश होता है ब्लड, और वो ब्लड वेसल्स हमारी जनरली हैं आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, और इन्हीं ब्लड वेसल्स के थ्रू जो ब्लड है वो टिश्यूज से या ऑक्सीजन डेफिशिएंट सब्सटेंसेस से वो वापस हमारे हार्ट में आता है। तो ब्लड वेसल्स ये फंक्शन प्ले करते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds? अब क्या है, मैमल्स और बर्ड्स की जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहती है, तो अगर ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट नहीं रहेंगे, मिक्सिंग हो जाएगी, तो हमें प्रॉपर तरीके से बॉडी टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, तो उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो जाएंगी। इसीलिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखना पड़ता है, ताकि बहुत अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई हो जाए बॉडी में। Moving to question 3, what are the components of the transport system in highly organized plants? अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेसिकली क्या क्या ट्रांसपोर्ट करना है प्लांट्स को? फूड और वाटर। तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनको जाइलम टिश्यूज और फ्लोएम टिश्यूज चाहिए होते हैं। तो जाइलम जो है वो कंसिस्ट करता है वेसल्स, ट्रेकीज और बहुत सारे जाइलम टिश्यूज को। जो ये इंटरकनेक्टेड वेसल्स और ट्रेकीज हैं वो एक कॉन्टिन्यूस सिस्टम बनाती हैं वेटर कंडक्टिंग चैनल का, जिसके थ्रू फ्रॉम रूट्स, और जो रूट्स हैं, रूट्स वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती हैं, वो जाइलम वेसल्स के कनेक्टिविटी के वजह से ही फर्दर प्लांट्स के पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। फ्लोएम जो है
वो जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स जो ग्लूकोज लीव में फॉर्म होते हैं वो लीव से फर्दर ट्रांसपोर्ट करती है अदर ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स। मूविंग टू क्वेश्चन 4, हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। तो अब हमें पता है जो प्लांट्स के रूट हैं उनके पास रूट हेयर्स होती हैं, वो रूट हेयर्स डायरेक्टली कांटेक्ट हैं वाटर से जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट है। तो वाटर और जो डिसॉल्व्ड मिनरल्स रहते हैं वो रूट हेयर के अंदर वाया द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन आते हैं। ये फर्दर रूट हेयर्स के से पास होते हुए वो एपिडर्मिस, रूट कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस से पास होते हुए रूट जाइलम तक पहुंचते हैं। रूट जाइलम के जो वेसल्स हैं वो फर्दर कनेक्टेड है जाइलम वेसल्स ऑफ द स्टेम। तो फ्रॉम रूट जाइलम से वो जो वाटर और डिसॉल्व्ड मिनरल्स हैं वो फर्दर ट्रांसपोर्ट होते हैं स्टेम जाइलम वेसल्स में। जो जाइलम वेसल्स हैं स्टेम की वो फर्दर ब्रांच्ड हैं लीव्स के अंदर। तो जो वाटर और मिनरल्स रूट हेयर ने कैरी करा था वो जाइलम वेसल्स स्टेम से होते हुए लीव के ब्रांच जाइलम वेसल्स में चली जाती हैं थ्रू पेटियोल, और वहां से वो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द लीफ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। तो बाय दिस प्रोसेस तो जो जाइलम है वो वाटर और मिनरल्स को बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट करता है वाया द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ जाइलम्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ ट्रेकीज एंड अदर जाइलम टिश्यूज। मूविंग टू क्वेश्चन 5, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। अब जो फूड है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो वाया फ्लोएम टिश्यू ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में। तो जो और बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन होता है और उसके लिए बहुत एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो जो एनर्जी रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू रिलीज होती है वो एनर्जी यहाँ पे फ्लोएम टिश्यू यूज करता है ताकि फूड वो लोड कर सके सीव ट्यूब्स में। अब क्योंकि उसने फूड लोड किया तो उसके वजह से सीव ट्यूब्स का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसके अंदर क्या कहते हैं फ्लोएम टिश्यू का प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है। तो क्योंकि फ्लोएम टिश्यू के ज्यादा प्रेशर के वजह से जो फूड है वो लो प्रेशर पार्ट्स में चला जाता है। लो प्रेशर पार्ट्स जो फर्दर प्लांट्स के रहते हैं, लीव्स में बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ा, वो प्रेशर के वजह से फर्दर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बाकी सब टिश्यूज में जिनके पास लेस प्रेशर है। तो जो ये प्रोसेस है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर वो फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है जहां पे किस पार्ट में ज्यादा अकॉर्डिंगली फूड की रिक्वायरमेंट है। मूविंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन। तो अब हम पहले डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन कैसा है। नेफ्रॉन जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो एक कप शेप बैग होता है जिसको बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। सेकंड पार्ट उसका कॉइल पार्ट रहता है जो रीएब्जॉर्प्शन कराता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के लिए। जो न्यूट्रिएंट्स मींस रीएब्जॉर्ब होना होता है तो सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं इस ट्यूबुलर पार्ट के अंदर। बोमेंस कैप्सूल जो है उसके अंदर एक बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज रहती हैं जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ग्लोमेरुलस का एक एंड जो है वो अटैच रहता है रेनल आर्टरी के। रेनल आर्टरी जो है इम्प्योर ब्लड लेके आती है जिसके अंदर यूरिया रहता है। ये इम्प्योरिटीज फिल्टर हो जाती हैं। जो दूसरा पार्ट हमने जो कॉइल पार्ट की बात करी थी उसमें शुगर, अमीनो एसिड, आयंस और कुछ वाटर जो है जो बॉडी को रिक्वायरमेंट है तो वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। जो बाकी सब्सटेंस बच जाता है नेफ्रॉन में उसको यूरिया बोलते हैं कि यूरिया रहता है उसके अंदर, और वो यूरिया होता है क्योंकि वो डिसॉल्व रहता है वाटर में, वो फर्दर एक्सपेल आउट हो जाता है यूरेथ्रा के थ्रू हमारे बॉडी से। मूविंग टू फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन है वो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड शो करता है वाया बोमेंस ऑफ कैप्सूल्स इन द बिकॉज बोमेंस कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस रहता है, उसमें कैपिलरीज होती हैं तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड हो जाता है। जो बाकी फिल्ट्रेट बचता है उसके अंदर रहता है ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, यूरिया, यूरिक एसिड, सॉल्ट्स एंड वाटर जो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के थ्रू पास होता है। तो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन जो है वो रीएब्जॉर्ब शो करता है कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस का जो कि है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स एंड वाटर जो सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब होते हैं ब्लड में बाय द कैपिलरी सराउंडिंग द नेफ्रॉन ट्यूब्यूल। फर्दर जो नेफ्रॉन है वो यूरिन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो जो फिल्ट्रेट है आफ्टर द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द ऑल द रिक्वायर्ड जो रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस थे वो यूरिन होता है। यूरिन कंटेन्स डिसॉल्व्ड नाइट्रोजनस फेस लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड, एक्सेस सॉल्ट्स एंड वाटर। यूरिन फर्दर कलेक्ट होता है नेफ्रॉन्स में। नेफ्रॉन्स का जो पैसेज है वो कैरी करता है यूरेटर में। यूरेटर जो है उसको फर्दर पास करता है यूरिनरी ब्लैडर में, वहां पे वो स्टोर होता है और जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होता है यूरिनरी ब्लैडर का, जब वाटर यूरिन कंटेंट इंक्रीज हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है, तो जैसे ही प्रेशर होता है तो वो फर्दर यूरेथ्रा के थ्रू हमारे बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है। मूविंग टू क्वेश्चन 2, व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। अब प्लांट्स में जैसे ह्यूमन बॉडी में
वेस्ट प्रोड्यूस होता है, एक्सक्रीशन के थ्रू वो बाहर एक्सपेल होता है, ऐसे ही प्लांट्स के अंदर भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है जिसको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो प्लांट्स कैसे उनको एक्सपेल आउट करता है? तो प्लांट जो है वो गैशियस प्रोडक्ट्स जो है वो वाया स्टोमेटा जो लीव्स में प्रेजेंट है उसके थ्रू रिलीज कर देता है, या फिर स्टेम्स में जो लेंटिसेल्स हैं उनके थ्रू रिलीज कर देता है। फर्दर जो प्लांट्स के अंदर सॉलिड या लिक्विड वेस्ट रहता है वो या तो वो शेडिंग ऑफ लीव्स से करता है, पीलिंग ऑफ बार्क या फेलिंग ऑफ फ्रूट से। प्लांट्स कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स भी सिक्रीट करता है इन द फॉर्म ऑफ गम्स एंड रेजिन्स। जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, वो उनके बार्क पे आपने देखा होगा कि कुछ गमी गमी टाइप रिलीज हो रहा है, तो वो क्या है? बेसिकली प्लांट का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। प्लांट फर्दर कुछ सब्सटेंसेस को एक्सक्रीट करते हैं डायरेक्टली सॉइल में। तो जैसे रूट हेयर्स एब्जॉर्ब करती हैं ऑक्सीजन, ऐसे ही रूट हेयर्स के थ्रू ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के थ्रू ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डायरेक्ट सॉइल में एक्सपेल आउट कर देती हैं। Moving to question 3, how is the amount of urine produced regulated? अब जो यूरिन प्रोड्यूस्ड है वो किडनी रेगुलेट करती है। वो फर्दर डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ एक्सेस वाटर या फिर वेस्ट जो डिजोल्व है वाटर में। अब हम क्वांटिटी ऑफ वाटर की बात करें तो जब वाटर है हमारे टिश्यूज में अबंडेंट होता है तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस्ड होता है और वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। जब वाटर बॉडी टिश्यूज में कम क्वांटिटी में रहता है तो बॉडी जो है कॉन्सेंट्रेट यूरिन रिलीज करती है। अब हम क्वांटिटी ऑफ डिजोल्व्ड वेस्ट की बात करें तो जो डिजोल्व्ड वेस्ट रहता है वो जनरली इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि यूरिया और यूरिक एसिड के फॉर्म में रहता है, या हार्मफुल सॉल्ट्स में जो कि एक्सक्रीट आउट होने होते हैं बॉडी से। तो जब इन वेस्ट की क्वांटिटी इंक्रीज रहती है तो ज्यादा वाटर क्वांटिटी चाहिए होती है इनको एक्सक्रीट करने के लिए। तो जब क्वांटिटी ऑफ डिजोल्व्ड वेस्ट बहुत होता है तो यूरिन का जो अमाउंट होता है वो अपने आप इंक्रीज हो जाता है। अब कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो फर्दर रेगुलेट करते हैं यूरिन को बाय कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सोडियम आयंस इन एंड आउट ऑफ द नेफ्रॉन। स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरे ये सॉल्यूशंस अच्छे लगे हों। फॉर फर्दर डाउट्स आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो ऑन द गिवन जीमेल आईडी दैट इज fatafatedu@gmail.com। आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स हमारे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो और आगे आप कौन से वीडियो लेक्चर्स देखना पसंद करोगे आप हमें वो भी बता सकते हो। प्लीज़ लाइक माई चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।